बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है लाइट द ड्राइविंग एनर्जी। लाइट के बारे में हमने बात करनी है इन रेफरेंस टू द फोटोसिंथेसिस। जैसे आप सबको पता है कि लाइट एनर्जी क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल्स एब्जॉर्ब करते हैं और वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो लाइट के बारे में आज हमने बात करनी है। लाइट जो है डेट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है या फिर रेडिएशंस। मींस के लाइट वेव्स की तरह बिहेव भी करती है, जैसे ये वेव्स आप पढ़ते हुए बात करते होंगे, और ये सॉर्ट ऑफ पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं, यानी कि पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। अब रेडिएशन, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारी जो आईज लाइट देखती हैं वो विजिबल जो लाइट होती है, वाइट लाइट जो है, और उसकी वेवलेंथ की रेंज होती है 380 to 750 नैनोमीटर। वेवलेंथ होती है कि किसी एक पॉइंट से खास टाइम में कितनी वेव्स जो हैं वो पास हुई हैं, उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो 380 to 750 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो रेंज करती है विजिबल लाइट के अंदर। जैसे कि इसमें भी शो कर रहे हैं आपको कि वाइट लाइट जो होती है वो 7 कलर्स की लाइट से मिलकर बनी होती है, और इसमें जो रेंज बनती है वो ऑलमोस्ट 400 to 650 नैनोमीटर। और ये जब ये लाइट स्प्लिट होती है, किसी प्रिज्म में से गुजरती है, तो ये 7 कलर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपको स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है जिसमें ये 7 कलर्स हैं। तो इस रेंज को हम कहते हैं कि ये विजिबल लाइट है। तो सनलाइट जो है जब पत्तों के ऊपर पड़ती है या पौधों के ऊपर पड़ती है तो सबकी सब सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होती है। सिर्फ 1% ऑफ लाइट जो पत्तों पर गिर रही होती है, लीव्स पर गिर रही होती है, वो एब्जॉर्ब होती है, ओनली 1%। बाकी सारी की सारी जो सनलाइट होती है वो ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द एनवायरनमेंट। अब ये जो क्लोरोफिल होते हैं, जब इनके ऊपर ये 1% लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, वो उसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो एक्चुअली जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उसको कन्वर्ट किया गया केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से हमने क्या किया है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। तो अब बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी इसकी डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ये क्या है कि क्लोरोफिल्स या पिगमेंट्स कितनी लाइट और कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वो ग्राफ जो इस चीज़ को शो करेगा उसको हम कहते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। जैसे कि इस ग्राफ में आपको ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताया हुआ है कि सपोज ये वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये वो स्पेक्ट्रम है पूरे का पूरा, और ये हमारी परसेंट है जो एब्जॉर्ब हो रही है। तो ये ग्रीन कलर की जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये क्लोरोफिल ए की है, ये शो कर रही है कि कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हुई है। ये आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा होगा। और ये जो रेड कलर में है ये कैरोटीनाइड्स की है, और ये जो ब्लू कलर में है ये क्लोरोफिल बी की है। तो ये जो एक्चुअली ग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कौन से कलर का पिगमेंट कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसको हम कहते हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, विच शोज रिलेटिव अमाउंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इनमें अगर आप देखें तो दो पीक्स हमें नज़र आती हैं, एक 430 नैनोमीटर में और एक 670 नैनोमीटर में। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल्स जो हैं जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं वो ब्लू एंड रेड पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम में कर रहे हैं। जैसे ये इसमें आप ये देखें, ये पहली पीक नज़र आ रही है आपको, ये मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हुई है, और इसके अलावा इस वेवलेंथ में भी ये। तो कैरोटीनाइड्स जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और ये देखें दूसरी रेड में क्लोरोफिल ए और बी की सेकंड जो पीक बन रही है वो रेड में बन रही है, और ये वाली जो पीक बन रही है ये ब्लू में। तो रेड और ब्लू कलर की जो लाइट है वो फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब हम बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एक्शन स्पेक्ट्रम एक्चुअली होता है कि लाइट तो एब्जॉर्ब कर ली पिगमेंट्स ने, और हमने उसको ग्राफ से शो कर दिया, तो हमने कहा कि ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है कि उससे फोटोसिंथेसिस कितनी हुई है,
जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उससे फोटोसिंथेसिस का रेट कितना हाई या कम हुआ है उसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि एक्शन स्पेक्ट्रम वो ग्राफ होगा जिसमें हमें पता चल जाए कि कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है किस कलर वाली लाइट में बाय विच पिगमेंट। तो यहाँ पर ये जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है ये एक्चुअली एक्शन स्पेक्ट्रम का है फोटोसिंथेसिस में, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस 400 to 450 रेंज में हुई है और इसके अलावा जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है वो 650 वाली रेंज में हुई है। यहाँ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है और इस वाली जगह पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुई है। ये एक्स एक्सिस पे देखें आपको वेवलेंथ दिखाई हुई है और यहाँ पर रिलेटिव रेट बताया हुआ है फोटोसिंथेसिस का। तो आप ये देखेंगे कि ये जो ब्लू वाला एरिया है इसमें 400 to 450 इसके दरमियान में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और फिर इसके दरमियान में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है। तो ये हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब एक्शन स्पेक्ट्रम हम कैसे हासिल करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम लाइट को स्प्लिट करते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं उसका और फिर हम चेक करते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई या कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई। जैसे आपने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो अगर हमने चेक करना हो कि फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा हो रहा है तो या हम चेक करेंगे हमारी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है और या हम चेक करेंगे कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगी मीन्स उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है, या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई है इसका मतलब है उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुई है। तो जब हम लाइट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम पास करते हैं प्लांट्स के ऊपर और फिर हम चेक करते हैं कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई है, तो हम ये चेक करते हैं कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हुई या कितनी ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो बाय द कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या बाय द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा अगर हम ये दोनों ग्राफ डिस्कस करें, ये है हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम जिसमें हम देख रहे हैं कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना ज्यादा है। तो अब आप ये देखें पीक्स तकरीबन उन्हीं जगहों पे हैं, यानी कि ब्लू कलर वाली और रेड कलर वाली में पीक्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू कलर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट में और रेड कलर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट में हो रही है। लेकिन अगर हम वैसे कंपैरिजन करें तो आपको ये नजर आएगा कि जो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस है उसका रेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से ज्यादा आ रहा है। इनकी पीक्स ज्यादा ऊंची है और जो इसकी जो वैली आ रही है यानी कि ये वाली जो वैली है इनकी वैली देखें ये ब्रॉड है और बहुत डीप है, यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं है। लेकिन इसकी जो वैली है वो 2 से ऊपर तक है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कभी भी जीरो नहीं हुई है बल्कि ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि जो हमारे कैरोटिनाइड्स हैं वो हेल्प आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस में, यानी कि वो ये वाली जो रेंज रह जाती है जिनको क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, कैरोटिनाइड्स उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक शिफ्ट कर देते हैं और बी तक शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा आता है हमारा एज कम्पेयर टू द एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत हमारा जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की निस्बत जो हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा आता है वो इस वजह से आता है कि कैरोटिनाइड्स भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और वो जोन जो क्लोरोफिल ए और बी एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं वो उन जोन में भी एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। इसलिए ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये वाली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है इसमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, जबकि अगर हम एब्जॉर्प्शन देखें क्लोरोफिल ए और बी की तो इस जोन में कोई उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो इस वजह से भी हमारे पास ये जो पीक्स आती हैं ये 2 ज़्यादा आती हैं और जो वैली होती है ये इसकी वैली कम डीप है और कम ब्रॉडर है और इसकी जो वैली है वो ज़्यादा डीप है और ब्रॉड भी ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है इसमें फोटोसिंथेसिस कम आ रही है लेकिन एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस इतनी कम नहीं होती बल्कि चलती रहती है, होती रहती है, क्योंकि हमारे जो कैरोटिनाइड्स होते हैं वो भी सम अमाउंट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स तक। मींस 500 to 600 नैनोमीटर वाली जो ग्रीन लाइट होती है वो कैरोटिनाइड्स एब्जॉर्ब करके उसकी भी एनर्जी को शिफ्ट कर देते हैं क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल्स तक जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है। तो और ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाय द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर अगर हम देखें इस ग्राफ के अंदर तो यहाँ पर रिलेटिव जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमने कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिहाज से निकाला कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इस्तेमाल हुई थी। अच्छा अब ये जो एक साइंटिस्ट है जिसने एक्शन स्पेक्ट्रम के ऊपर काम किया है
TW एंगलमैन, इसने 1883 में ये काम किया था। और स्पायरोगायरा, ये एक ग्रीन एल्जी होती है जो फिलामेंटस होती है, उसके ऊपर इसने काम किया था। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इसने फाइंड आउट किया। और कैसे किया, ये आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। ये आपको स्पायरोगायरा नजर आ रहा है, ये ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ये रिबन शेप्ड, इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा है। अब उसने क्या किया, ग्रीन ग्रीन सी फिलामेंट्स होती हैं। उसने क्या किया कि उसने पहले व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म में से गुजारा। जब वो 7 कलर्स की लाइट में कन्वर्ट होकर उसने स्पेक्ट्रम बनाया, तो वहां पर आगे उसने स्पायरोगायरा की फिलामेंट्स रख दी। अब जिस कलर में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुई, यहाँ जैसे ये देखें, ये रीजन है, इस जगह पर फोटोसिंथेसिस, वहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हो गए? क्योंकि आपको पता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये जो ब्लू और वायलेट वाला जो कलर है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज हो रही थी, इसलिए इसके इर्द गिर्द जो आपको डॉट्स नजर आ रही हैं बैक्टीरिया हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो सांस लेने में ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, विच यूज ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। अब जिस जगह पे ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रही होगी, ये सारे बैक्टीरिया वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो वायलेट और ब्लू जो रीजन है वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हुए, रेड रीजन जो है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो रीजन्स के अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा थी। इस वाले जो ग्रीन कलर वाले, इसमें फोटोसिंथेसिस कम थी। यहाँ ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज हो रही थी और यहाँ ऑक्सीजन गैस ज़्यादा रिलीज हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट हाई हुआ। तो यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया थे ज़्यादा कलेक्ट हो गए, जिससे पता चला कि रेड और ब्लू जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है। तो ये पहला एक्शन स्पेक्ट्रम है जो कि एंगलमैन ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था।